नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। किसान आंदोलन के दौरान जींद जिले में बीजेपी नेताओं का काफी विरोध देखने को मिला, लेकिन अब जब किसान आंदोलन खत्म हो चुका है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब आंदोलन के बाद पहली बार जींद पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल रैली को संबोधित किया। वहीं इस मौके पर सीएम ने 9 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 9 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सफीदों में 3 अप्रैल को बीजेपी की जिला स्तरीय रैली में पहुंचे, जिसमें उन्होंने जिले को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। 60 करोड़ 19 लाख 26 हजार रुपए से शुरू होने वाली 9 परियोजनाओं का शिलान्यास और 75 करोड़ 2 लाख 96 हजार रुपए से पूरी हुई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। दरअसल बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री को जिले भर की 1200 से ज्यादा मांग भेजी हुई है। मुख्यमंत्री इन मांगों की भी घोषणा कर सकते हैं। आपको बता दें कि रैली की तैयारियों को लेकर बीजेपी नेता पिछले कई दिनों से लगे हुए थे। ये सारी जो चाहे तो नई बनाने वाली है, चाहे उसको चौड़ा करने की बात है और चाहे उसको मुरम्मत करने की बात है, ऐसी कुल मिलाकर ये है 46 सड़कें जो सभी विधानसभाओं की डिमांड मेरे पास आई हुई है। चाहे वो सफीदो है, कहीं नरवाना है, जुलाड़ा है, जहां सभी डिमांड आई है, इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए 54.5 करोड़ रुपया ये मंजूर किया जाता है। 46 की 46 सड़कें, इसकी लिस्ट डिप्टी कमिश्नर के पास पहुंच जाएगी। संबंधित जो अधिकारी नेता वो डिप्टी कमिश्नर साहब से कौन सी सड़क है वो वहां जाकर ले लेंगे। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किन परियोजनाओं का मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। 226 करोड़ की घोषणाएं जींद के लिए। सफीदो जींद रोड 7 मीटर से 10 मीटर होगा। भमेवा गांव में राजकीय महिला कॉलेज। लुधाना गांव में अनाज मंडी। मुआना को ब्लॉक का दर्जा। हांसी ब्रांच नहर पर बनेंगे 8 पुल। बोहतवाला में 33 केवी सब स्टेशन। इसके अलावा सड़कों के विस्तारीकरण में निर्माण शामिल है। बीजेपी जिला अध्यक्ष राजू मोर ने बताया कि सफीदो हैचरी का हब है, जिसके चलते सफीदों में पोल्ट्री और डेयरी हांसी ब्रांच नहर पर बनेंगे 8 पुल। फार्मिंग की लैब का प्रपोजल भी भेजा गया है। पोल्ट्री और डेयरी फार्मिंग की लैब बनने से फार्मिंग के साथ साथ पशुपालन से जुड़े लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा। वहीं रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों को रैली में शामिल होने का न्योता दिया था। मुटाना ब्रांच, हांसी ब्रांच, बुढ़ाना ब्रांच, तो ऐसे कुल मिलाकर ये भी 15 प्रोजेक्ट है और इन 15 प्रोजेक्ट के ऊपर भी 33 करोड़ 22 लाख रुपए का खर्च ये मंजूर किया जाता है। एक जींद का बड़ा काम है, गांव दालमवाड़ा, बोतवाड़ा, खुखरी, हैबतपुर, मांडो, निर्जर, पिंडारा, इसका जो पेयजल है इसके लिए क्लस्टर परियोजना ये मंजूर हुई है, तो इसके लिए भी 19.5 करोड़ रुपया इसकी मंजूरी की जाती है। बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के कार्यकाल में पहले कोरोना, उसके बाद किसान आंदोलन की वजह से जिले में मुख्यमंत्री का कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं हो पाया। फिर 9 जनवरी को रैली रखी गई थी, जो कोरोना के चलते स्थगित हो गई थी। अब इस रैली से जिले में कुछ बड़ी परियोजनाओं की घोषणा भी मुख्यमंत्री कर सकते हैं। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष राजू मोर ने सफीदो क्षेत्र में एक पोल्ट्री और डेयरी उद्योग के लिए प्रयोगशाला का प्रस्ताव अधिकारियों से तैयार करवाया है, जो सरकार को भेज दिया गया है। साथ ही पोल्ट्री उद्योग के लिए फीड प्लांट के लिए भी विशेष परियोजना तैयार की जा रही है। इस दौरान पूर्व मंत्री बचन सिंह आए, पूर्व विधायक जसबीर देशवाल, वरिष्ठ नेता कनवीर सैनी, बीजेपी महामंत्री डॉक्टर राज सैनी, डॉक्टर ओम प्रकाश पहल, सुभाष कौशिक, हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग, दलशेर रोहान, बबलू गोयल, रामफल शर्मा मौजूद रहे।
करनाल को भी सीएम ने करोड़ों की सौगात दी है। सीएम ने 32 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर सीएम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे हरियाणा की जनता जब तक साथ है तब तक हमारी मजबूती का संदेश हम देते रहेंगे, तब तक कहीं कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। सीएम ने कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी थी और रहेगी। तो वहीं सीएम मनोहर लाल ने आप और कांग्रेस दोनों पर ही जमकर निशाना साधा। इसी के साथ सीएम ने गेहूं की खरीद और नियम 134A पर भी अपनी बात रखी है। बहुत प्रसन्नता की बात है कि 5 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत लगभग आते हैं, 31.5 करोड़ के ये प्रोजेक्ट जिनका शिलान्यास अभी कराया गया है। बधाई देता हूं मैं अपने पार्षद नवीन जी को कि जो इनके ही वार्ड में जो इन्होंने पिछली बार एक मांग की थी कि कैलाश गांव में और एक हॉकी का स्टेडियम बनना चाहिए, इन्होंने जमीन उपलब्ध करा दी थी, तो आज उसका शिलान्यास हुआ। जो भी अच्छा स्तर हॉकी के खिलाड़ियों को अभ्यास करने के लिए एक अच्छा स्थान मिलेगा और राष्ट्रीय स्तर के जो खेल होते हैं उन खेलों का भी हॉकी का आयोजन जो है वो यहाँ हुआ करेगा। तो इस नाते से करनाल जो है खेलों के नाते एक प्रकार के राष्ट्रीय मानचित्र पर आ गया है। आवक बहुत कम है, जहाँ हुई है वहाँ नमी उसमें ज्यादा है। और देखिए, क्योंकि एफसीआई अपने पैरामीटर्स उसने तय किए हुए हैं, जब पैरामीटर पर खरा उतरेंगे तो मंडियों में अभी कोई समस्या ऐसी नहीं है। जो लोग आ रहे हैं उनको बता रहे हैं कि मंडियों में जगह है। गरीब परिवारों को बच्चों को पढ़ने के लिए स्कोप ज्यादा बनाया है। 134A में सिर्फ 10% बच्चे पढ़ते थे, अब गरीब परिवारों के 25% बच्चे पढ़ेंगे, इसलिए उनको इसका अवसर और ज्यादा लाभ मिलेगा। कोई गरीब बच्चा ऐसा नहीं है जिसकी पढ़ाई को हम छूटने देंगे, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़े चाहे प्राइवेट में पढ़े। और अब तो हमारे सरकारी स्कूल भी प्राइवेट से कम नहीं रहे, खास करके जो संस्कृति मॉडल स्कूल हैं वो प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा जो है उनको स्कोप मिलेगा। बहुत बच्चे तो सरकारी स्कूलों को छोड़ करके और हमारे मॉडल संस्कृत स्कूलों में एडमिशन ले रहे हैं। हमारे पिछले साल लगभग 2.5 लाख बच्चे जो सरकारी स्कूल और संस्कृति मॉडल स्कूलों में उनकी संख्या बढ़ी है। और हम व्यवस्था पर एक एक नजर रखे हुए हैं, किसी बच्चे की पढ़ाई को छूटने नहीं देंगे, पैसे के अभाव में किसी बच्चे की शिक्षा नहीं जाएगी। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। हरियाणा विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र 5 अप्रैल को होने जा रहा है। माना जा रहा है कि पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ को लेकर प्रस्ताव पारित किए जाने के मद्देनजर अचानक हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। चंडीगढ़ विवाद पर बढ़ती चर्चा के बीच विशेष सत्र बुलाए जाने से मुद्दा गर्म हो चुका है। राज्य की बीजेपी सरकार ने चंडीगढ़ पर केंद्रीय सेवा नियमों के संबंध में प्रस्ताव पारित करने के लिए बैठक बुलाई है। पंजाब और हरियाणा के बीच चंडीगढ़ को लेकर रार छिड़ गई है। पंजाब सरकार ने पिछले शुक्रवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर चंडीगढ़ पर अपना हक जताकर एक प्रस्ताव पास किया था। इसके बाद से हरियाणा सरकार लगातार भगवंत मान सरकार पर हमलावर हो रही थी। इसी सिलसिले में अब हरियाणा सरकार ने 5 अप्रैल को विशेष सत्र बुलाने का फैसला लिया है। इसी सिलसिले में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी पंजाब सरकार को घेरा है और भगवंत मान पर सिलसिलेवार तरीके से शब्दों के बाण चलाए हैं। देखिए, 1 अप्रैल को जिस प्रकार से पंजाब की सरकार ने आनन फानन में चंडीगढ़ के ऊपर पंजाब के ऊपर अपना दावा प्रस्तुत करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया, मैं समझता हूं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। पंजाब का मसला केवल चंडीगढ़ का मसला नहीं, इसके साथ और बहुत अन्य मसले जुड़े हुए हैं, चाहे वो SYL है, चाहे वो अदर हिंदी स्पीकिंग एरियाज हैं, और इसके अलावा चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के ऊपर हरियाणा का हक जो जिस प्रकार से खत्म किया, या पंजाब विधानसभा ने जिस प्रकार से
हरियाणा का जो 40% हिस्सा विधानसभा में था, उसमें से 27% हिस्सा अभी तक हमें मिला है। मसले बहुत हैं, लेकिन पता नहीं क्यों, किस कारण से पंजाब सरकार ने ये प्रस्ताव पारित किया कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाए। आज हरियाणा सरकार ने 5 तारीख को एक स्पेशल सेशन 5 अप्रैल को 11 बजे हमने कॉल किया है। आज ही कैबिनेट की मीटिंग के अंदर ये तय हुआ और सेशन से पहले 9:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होगी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग के अंदर हम ये तय करेंगे कि जो विधानसभा का ये सत्र होने जा रहा है, इसके अंदर क्या क्या मुद्दे रहेंगे और कितना समय ये सेशन चलेगा। फिलहाल हम 1 दिन के लिए ये सत्र कॉल किया गया। इसी सिलसिले में संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने चंडीगढ़ में मुद्दे पर पंजाब सरकार को घेरा है और कहा कि पंजाब सरकार का मकसद चुनाव से पहले किए गए वायदों से ध्यान हटाना है। मामला उठा रहे हैं विशेष करके कांग्रेस। तो कांग्रेस तो अपराधी है इसमें पूरी तरीके से। 2007 में उसने 134 का एक नियम बनाया था, लेकिन 2014 तक उनकी गवर्नमेंट रही और उन्होंने एक भी गरीब आदमी का एडमिशन उसमें किया नहीं है। तो आज उन्हें गरीब की चिंता नहीं। वास्तविकता में हमने गरीब की भलाई के लिए इसको समाप्त किया और जो आरटी है उसको हमने लागू किया, क्योंकि इसमें 10% लोगों को बेनिफिट दे सकते थे। इसमें नियम जो है वो 10% का है और जो आरटी में नियम है वो 25% का है और पूरा देश उसको ही फॉलो कर रहा है, सेंटर का नियम है। और दूसरी बात यह है कि उसमें जो एडमिशन होते हैं आरटी को अगर हम लागू करते हैं तो उसमें 60% खर्च जो है वो केंद्र देता है और 40% स्टेट देता है। तो स्वाभाविक रूप से जो आज हम खर्च कर रहे हैं उतने ही खर्च में हम 25% बच्चों को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो हमने तो इसलिए उसको लागू किया क्योंकि हम ज्यादा बच्चों को लाभ दे सकते हैं। अब देखना ये होगा कि कब तक चंडीगढ़ के मुद्दे को लेकर पंजाब और हरियाणा में तकरार रहेगी। क्या विशेष सत्र के जरिए कोई हल निकल पाएगा या फिर ये चंडीगढ़ का ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो शाम से कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर के सरकार पर निशाना साधा है। किरण चौधरी ने कहा कि जब पंजाब सरकार ने चंडीगढ़ पर अपना हक जताया है तब हरियाणा सरकार का विशेष सत्र की याद आई है। अगर इस मुद्दे से पहले वार्ता हुई होती तो इस मसले का हल हो जाता। किरण चौधरी ने मामले में सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की बात भी कही। साथ ही किरण चौधरी ने कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा का ही हिस्सा है और रहेगा। ये दावा ठोका है चंडीगढ़ के ऊपर। अब ये स्पेशल सत्र बुला रहे हैं और उसमें एसवाईएल की भी बात करेंगे। तो ये स्पष्ट नजर आता है कि ये केवल राजनीतिक रोटियां सेकने की बात है और स्पेशल सत्र बुलाने का क्या औचित्य है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। आप उसमें सर्वसम्मति से हम पास करके भेज देंगे केंद्र को। अच्छा होगा अगर मुख्यमंत्री जी जो हैं, हमारा सबका प्रतिनिधि जो है, एक पूरा का पूरा डेलीगेशन प्रधानमंत्री के पास लेकर जाए। खबर जींद से है, जहां कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कई मामलों को लेकर के बीजेपी को घेरा। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने महंगाई को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकार ने जनता को लूटने का मन बना लिया है, तभी तो प्रदेश में हर रोज पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमत बढ़ाई जा रही है। इसी के साथ दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि कांग्रेस महंगाई के खिलाफ अब सड़क से संसद तक प्रदर्शन करेगी। हम सड़क से लेके और संसद तक इस महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जो डीजल पेट्रोल का तो हर रोज आप देख रहे हो क्या हाल है जी। अब ये बिजली, हर सरकार नए नए तरीके ढूंढ के कैसे निचोड़ा जाए, हर आदमी की बजट की, हर आदमी की जेब को कैसे निचोड़ा जाए, उस पे सरकार
ऐसा लगता है कि भाई नई नई परियोजनाएं बनाती है, बैठ के बात करते हैं। 134A, 134B, इनके तहत जो गरीब परिवारों के बच्चों को हुड्डा सरकार के समय जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर दाखिले दिलाने के लिए जो योजना हम लेके आए थे, आज इन्होंने उनको निरस्त करके अपना गरीब विरोधी चेहरा एक बार उजागर कर दिया। सरकार गरीब बच्चों को असहाय ना समझे, सरकार गरीब बच्चों को अकेला ना माने। हम उनके साथ हैं, उनके हकों की लड़ाई हम लड़ेंगे और जब तक इस फैसले को वापस नहीं कराएंगे बहाल, तब। कुरुक्षेत्र में विधायक सुभाष सुधा ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर गांव सुनहेड़ी खालसा में ब्राह्मण धर्मशाला के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान विधायक ने 21 लाख रुपए देने की घोषणा की। इस अवसर पर विधायक ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भाजपा सरकार की तरफ से ग्रामीण क्षेत्रों का विकास तेज गति के साथ किया जा रहा है। सरकार ने गांवों के लोगों को शहरों की तर्ज पर 24 घंटे बिजली देने का सराहनीय कार्य किया है। आज मैं सिडी खालसा के हमारे ब्राह्मण समाज के हमारे राकेश शर्मा जी का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिनकी एक बहुत बड़ा विजन, बड़ी सोच थी कि किस प्रकार से यहां पर एक मंदिर का निर्माण किया और साथ में आज ब्राह्मण धर्मशाला का शिलान्यास आपके सामने यहाँ रखा है हाल का। तो ये बहुत बड़ी इनकी एक देन है, किस प्रकार से समाज के लिए हमारे भाई राकेश शर्मा जी काम कर रहे हैं अग्रसर होके और हमेशा समाज के लिए सोचते हैं। तो मुझे यहाँ पर बुलाया, मैं पूरा सिडी खालसा के भाई सुंदरा जी, भाई देवीलाल जी, भाई रामवीर शास्त्री जी, मेरे सभी साथी आए हुए हैं और भारी तादाद में देखिए आपके सामने पूरे इलाके से यहाँ लोग आए हुए हैं। तो मैं आज यहाँ पर आया और आके इसका शिलान्यास का 11 लाख रुपया मैं इसमें योगदान देता हूँ। इसके अलावा भी इस धर्मशाला में जितना पैसा जरूरत होगी भाई राकेश शर्मा जी आप मुझे बताना, उतना पैसा भेजने का यहाँ पर मैं कष्ट करूँगा। बेशक धर्मशाला सुंदर बननी चाहिए इलाके के अंदर। तो मैं आज बहुत आज ब्राह्मण धर्मशाला का निर्माण कार्य जो शुरू है इसका तहे दिल से मैं उनके लोगों को मुबारकबाद भी देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। फरीदाबाद में एक बार फिर से नगर निगम की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। दरअसल नगर निगम की लापरवाही के चलते एक बच्चे को जान से हाथ धोने पड़ जाते। गनीमत ये रही कि आसपास के कुछ लोगों ने ऐसा होने से बचवा लिया और बच्चा नहीं डूबा। आपको बताते चलें क्या कुछ है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। नगर निगम की लापरवाही एक के बाद एक बढ़ती ही जा रही है। हुआ कुछ यूं कि फरीदाबाद में खेड़ी पुल मवाई रोड पर सीवर का मेन होल खुलने से एक फिर बड़ा हादसा होने से टला है। इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीर देखकर आप भी बहुत कुछ समझ गए होंगे ना कि यह लोगों की भीड़ किस ओर इशारा कर रही है। जी हाँ, सही समझ रहे हैं आप। कीचड़ में सने इस मासूम को देखिए। इसकी उम्र महज 6 साल की है। इसका कसूर सिर्फ इतना ही था कि यह स्कूल से घर आ रहा था और घर आते वक्त मवाई रोड पर सीवर का मेन होल खुलने की वजह से यह सीवर में गिर गया। गनीमत तो यह रही कि आसपास वाले कुछ लोगों ने इस घटना को देख लिया और बच्चे की जान बचा ली, जिसके बाद से लोगों में नगर निगम के खिलाफ नाराजगी बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि अगर कुछ देर और हो जाती तो बच्चे की जान भी जा सकती थी। लोगों की माने तो उन्होंने कई बार मेन होल को बंद करने के लिए नगर निगम से अपील भी की है, लेकिन कुछ समाधान निकल कर नहीं आया। इससे पहले भी कई गाड़ियां मेन होल में फंस चुकी हैं। कई बाइक सवार भी घायल हो चुके हैं। अभी तो बरसात भी नहीं आई है और यहाँ इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। सोचो कि अगर बरसात होती तो क्या होता। सवाल अब ये उठता है कि आए दिन नगर निगम की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही है। कैसे और कब हरकत में आएगा नगर निगम। यमुनानगर में व्रत का आटा खाने से बीमार लोगों की संख्या करीब 50 तक पहुंच गई है। यमुनानगर के अलग अलग इलाकों से लोगों की बीमार होने की खबरें सामने आ रही हैं। सुबह से शाम तक व्रत रखने वाले भक्तों ने जब शाम को व्रत के आटे से खाना बनाकर खाया तो उल्टी और दस्त की शिकायत होने लग गई। क्या कुछ है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए।
तरफ जहां देश भर में नवरात्रों की धूम है, वहीं नवरात्रों के चलते लोगों को व्रत रखना उस वक्त महंगा पड़ गया जब व्रत का आटा खाने से लोग बीमार पड़ गए। इन तस्वीरों को देखिए, इन मासूम चेहरों को भी देखिए। किसको अंदाजा था कि मां की भक्ति में व्रत रखेंगे और अस्पताल में भर्ती होना पड़ जाएगा। तस्वीरों में आप साफ देख पा रहे हैं कि कैसे इन बीमार लोगों से अस्पताल भरा हुआ है। यमुनानगर के आजाद नगर, शास्त्री कॉलोनी और अन्य क्षेत्रों में भी लोग व्रत का खाना खाने से बीमार पड़ गए हैं। तकरीबन 50 लोगों से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है। व्रत का खाना खाने के बाद से ही उनको उल्टी, दस्त, इन्फेक्शन की शिकायतें आ रही हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। उल्टियाँ आ गई और कामना शुरू हो गए। क्या हुआ था? व्रत की रोटी खाई आते की स्वामा कहते हैं। वाइफ है, इन्होंने आज व्रत के लिए हमने आटा लाए थे व्रत वाला, तो मेरे घर में मेरी मिसेज भी और आंटी हैं हमारे घर बुजुर्ग, उन्होंने खाया और दोनों ही अनकॉन्शियस हो गए, हाथ पैर इन्होंने छोड़ दिए और इनको तो मिसेज को तो यहाँ एडमिट कराया और आंटी ज़्यादा सीरियस थी, उनको जेपी में लेके गए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि बीमार सभी लोगों में लगभग एक जैसे ही लक्षण देखने को मिल रहे हैं। जिन मरीजों की हालत ज्यादा खराब है उन्हें दूसरे अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। आज जैसे आप जानते हैं नवरात्रि का पहला दिन है, तो सभी लोगों ने, सभी की एक हिस्ट्री है कि सवा का आटा जो वाइट वाला होता है ना, वो आटा सभी ने खाया हुआ है। जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं सभी के सभी वॉमिटिंग्स और हेडेक और चक्कर, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रेम्बलिंग है, सभी लोग काँप रहे हैं, कंपन बहुत ज़्यादा है। तो सभी को हम फ्लूइड्स और सब चीज़ों से मैनेज कर रहे हैं। कुछ पेशेंट सेटल हो चुके हैं, कुछ को हमने डिस्चार्ज भी कर दिया है और कुछ पेशेंट्स अभी आ रहे हैं हमारे पास। एक फैमिली के 3 मेंबर 3 के 3 इकट्ठे आ रहे हैं, पूरी फैमिली भी आ रही है हमारे पास। तो लगभग हमने 15-20 लोगों को तो ट्रीट कर दिया है और कुछ को मेडिसिन दी है। मामले में एसडीएम सुशील कुमार का कहना है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर को अलग अलग इलाकों में सैंपल लेने के आदेश दिए गए हैं। इन सैंपल्स की लैब में भेजकर जांच करवाई जाएगी। कल रात ये सूचना हमारे पास आ गई थी, तो उसमें ओपीडी में लगभग 50 के आसपास व्यक्ति करवा के गए हैं अपना ट्रीटमेंट। कुछ उनमें से एडमिट है, 15 के अराउंड, बाकी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट लेकर के अपनी दवाइयाँ लेकर के अपने घर चले गए। तो जो हेल्थ टीम है उनका पूरी तरह से ख्याल रख रही है और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एडमिट है उन डॉक्टर्स के साथ भी टच में है कि किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के स्टाफ है, अगर आवश्यकता पड़ी तो उनको रिपोर्ट कर देंगे। प्रशासन चाहे लाख दावे कर ले कि मिलावटखोरों पर नकेल कसी जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन हकीकत तो यही है। आज भी बाजार में खाने पीने की कई चीजों में मिलावट करके उन्हें बेचा जा रहा है और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। खैर, प्रशासन को तो आदत है देर से जागने की, तभी तो आज करीब 50 व्रती अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। हर खबर के लिए यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।